अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ये रहा इसका सवाल कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन करने के यानी डेरिवेशन करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक अलजेब्रिक मेथड है, दूसरा ग्राफिकल मेथड है। अलजेब्रिक मेथड आसान है, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन अब आप अपर लेवल पर आ गए हैं तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा हार्ड है और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से और बहुत अच्छे मैनर में इसे समझाना है, तो वीडियो को पूरा देखना। मेरी एक बात सुनते जाओ कि नोट्स बन गए हैं फर्स्ट ईयर के पूरे चैप्टर्स के, जिसमें तमाम क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, सीआरक्यूज, ईआरक्यूज, डेरिवेशन और जो है डायग्राम सब सॉल्व हैं। तो ज़रूर बाय कर लेना ताकि आप लोगों के पास हमारे पीडीएफ नोट्स आ जाएं। 200 फीस है, इजी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पे फीस पे करो, फ़ौरन नोट्स मिल जाएंगे। अब आ जाओ ज़रा अपने काम पर आ जाओ, काम करते हैं। सबसे पहले ये बात समझ लो कि इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करने के लिए आपके पास दो तरीक़ेकार हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक सिंपल अलजेब्रिक मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है। सिंपल अलजेब्रिक मेथड को 9 और 10th में पढ़ाया जाता है ज़्यादातर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे, जो कि एक मुश्किल मेथड है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पर समझो कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, उसमें आपने लिखना क्या है। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ड्राइव यूजिंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब भी आप ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करोगे तो आप वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का इस्तेमाल करोगे, जो कि मैंने अभी बनाना है आपके लिए। ठीक है, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा इनिशियल वेलोसिटी के साथ, फाइनल वेलोसिटी के साथ, लेकिन उसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी भी रखे, फाइनल वेलोसिटी भी रखे, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन उसमें कांस्टेंट हो तो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, याद मतलब अगर दोनों कांस्टेंट है तो वो ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल भी आएगी। ठीक है, तो इस सूरत में एक्सेलरेशन आपके पास ज़ीरो आती है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब ज़रा इसको समझो। सर बुक में ऐसे तो ड्राइव करने के लिए नहीं कहा हुआ, तो आपको जो VF लिख के दिया हुआ है वो V है बुक में, और जो आपको VI लिख के दिया हुआ है वो U है बुक के मुताबिक, और बाकी टाइम तो टाइम है, A तो A है। तो फिर आपको किस तरह की एक्सप्रेशन या इक्वेशन ड्राइव करनी है, इक्वेशन, तो वो आपको ड्राइव करनी है V = U + ET। अब ज़रा ग्राफ की तरफ आओ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है। मैंने इससे पहले ग्राफ बनाना सिखाए थे ना, क्यों सिखा रहा था, क्योंकि मुझे पता है वो आगे इस्तेमाल होने हैं। थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगी तो इधर ही बनाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। ये आ गया आपका एक्स एक्सिस, जिस पर आपने रखनी है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम। ये आ गया आपका वाई एक्सिस, जिस पर आपने रखनी है डिपेंडेंट क्वांटिटी वेलोसिटी। ठीक है, ये आ गया आपका टाइम, जिसको आप डिनोट करोगे टी से। ठीक है, इसका यूनिट सेकंड। ये आ गई आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी जिसे आप डिनोट करोगे v से। अब आ गई आपकी, याद रखना यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल ज़ीरो नहीं है, याद रहेगी बात। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती तो मैं यहाँ से शुरू करता, लेकिन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। मैंने लाइन किस तरह की बनाई है, स्ट्रेट। याद रखना स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होता है, याद रखना स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होता है, लेकिन उस कर्व को स्ट्रेट कर्व कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कैसे पता चलेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर रेशो लोगे टाइम और वेलोसिटी का, वेलोसिटी और टाइम का, यानी वेलोसिटी ऊपर टाइम नीचे, तो हमेशा एक्सेलरेशन सेम आएगी, ये याद रखना। ठीक है, अब मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास टाइम था 1 सेकेंड, यहाँ पर टाइम था आपके पास 2 सेकेंड। ये बुक में नहीं है लेकिन मैं बनवा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर थी 4। 2 / 1 एक्सेलरेशन 2, 4 / 2 एक्सेलरेशन 2। जब भी इस तरह की लाइन आएगी समझ लेना एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी इस तरह की लाइन आएगी, ये बातें नहीं लिखी हुई इसलिए समझा रहा हूँ। अब देखो ज़रा करा क्या जा रहा है। अब देखो
यहाँ पर आपके पास एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये डॉटेड, ये है आपका, अब मैं वर्डिंग जो है वो बुक के मुताबिक करूँगा, यानी इसको नाम बुक के मुताबिक दूंगा। ए, ये है आपका बी, और यहाँ से डॉटेड लाइन यानी वो कंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं, ये आ गया। अच्छा, अब मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए करी थी, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, बात समझ आ गई है, तो अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये लिखा रहेगा ना तो आपको लाइनें समझ नहीं आएंगी जो मैं लाइनें बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैंने मिटा दिया। अच्छा, अब देखो ज़रा मेरी बात सुनने की कोशिश करो, ये हो गया आपके पास डी, ठीक है, ये बन रहा है आपके पास रेक्टेंगल, ये बन रहा है आपके पास एक ट्रायंगल, नज़र आ रहा है ना, ए बी डी, ये आपके पास है एक ट्रायंगल, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे अपने पास लिख लो, ए बी डी ट्रायंगल है, ठीक है। देखो मैं एक एक बारीकी समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आपके पास बॉडी शुरू होगी, यानी वेलोसिटी आप जब उसकी कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो वो कुछ वेलोसिटी जो कवर करती रहेगी लेकिन कुछ टाइम भी कवर करती रहेगी साथ साथ, है ना। अच्छा, ये है आपके पास रेक्टेंगल, इसको भी नाम दे देते हैं बुक के मुताबिक, इसे सी कहा गया है। तो ये रेक्टेंगल ऐसे बना रहा हूँ, शेप स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल आ गया जो कि है आपके पास ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, ठीक है, ऊपर मैंने बना दी है। अब मेरी बात को ज़रा सुनने की कोशिश करो, यहाँ से लेकर थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कंपोनेंट है आपके पास, वो है आपके पास वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट। बात समझ में आने वाली है, जब बी पॉइंट पर आओगे तो जो भी वेलोसिटी होगी वो फाइनल होगी, और ग्राफ में भी दिखाओगे तो उसे फाइनल दिखाओगे, क्योंकि ए पॉइंट इनिशियल है, बी पॉइंट फाइनल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि आप ज़ीरो से शुरू नहीं कर रहे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेलोसिटी होगी वो आपकी u होगी, बस इस चीज़ को याद रख लो। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ होगी वो आपका होगा टाइम, जो कि आपको याद रखना है। समझ आ गई बात? मैंने इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। आप O और C इसको पैरेलल बना सकते हो, पैरेलली बना सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो मैंने यही चीज़ समझाई थी, लेकिन एक बच्चे को प्रॉब्लम हो गई थी, उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सर ये जो आप इजाफी लाइन बना रहे हैं ई बी, ये क्या है? तो ई बी कुछ नहीं है, ई बी आपके पास टाइम ही है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ बनाने के बजाय उसे हमने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है, ये बात याद रखना, ई बी हमारे पास टाइम ही है और कुछ नहीं है। अब ज़रा मेरी कैलकुलेशन की तरफ आओ। आपने ट्रायंगल का लॉ पढ़ रखा है, मतलब ट्रायंगल को अच्छी तरह स्टडी कर रखा है, पाइथागोरस थ्योरम भी कर रखा है ना। ये आपके पास आपकी फाइनल वेलोसिटी है जिसे आप कहोगे बी सी, ठीक है, ये आपके पास आपकी फाइनल वेलोसिटी है जिसे आप कहोगे बी सी, क्योंकि देखो फॉर्मूले में हमने क्या ड्राइव करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, तो इसीलिए हमारे पास ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कैसे बन रही है? डी सी से बन रही है, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं डी सी ही लिख रहा हूँ, और बन रही है वो, ये चीज़ बुक पे नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बताऊंगा, और वो बन रही है बी डी, या डी बी कह रहे हैं तो डी बी कह लो, हाँ बी डी कह रहे हैं, बी डी, ठीक है। तो यानी v आपके पास किसके बराबर है? v आपके पास बराबर है डी सी प्लस बी डी। भाई देखो आधी लाइन आपको पता है, आधी लाइन और ऐड कर दो तो पूरी लाइन बनेगी ना, तो पूरी लाइन कौन सी है? बी सी, और बी सी कैसे बनी? डी सी और बी डी से मिलकर, तो बस लिख डालो, क्या टेंशन की बात है, बी डी प्लस डी सी। अब मैं बोलूं कि मेरे जितना वेट हसन का है तो आपको मेरा वेट कैलकुलेट करना है, आप फ़ौरन से दिमाग चलाओगे और हसन का वेट कैलकुलेट कर आ जाओगे और बोलोगे सर आपका वेट है 65 किलो, नहीं 70 है, 65 नहीं 70 है, इतना भी कम नहीं है मेरा वेट, तो मेरा वेट हुआ 70 किलो। क्यों? क्योंकि आपको मैंने एक बात बोल दी थी कि मेरा वेट हसन का वेट बराबर है। बात समझ में आ गई ना, ज़िंदगी आसान हो गई।
तो मैं कहता हूँ डी सी बराबर है ए ओ के। तो आप यहाँ लिख दो हेयर, हेयर, ठीक है, हेयर, हेयर डी सी इक्वल टू ओ ए, और ओ और ए किसके बराबर है? यू के बराबर है। तो देखो कितनी ज़िंदगी आसान हो जाती है बात समझ में आ जाने से। देखो कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, कोई रटवा नहीं रहा हूँ। मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखा दिया कि आपके पास एक बॉडी मूव कर रही है, वो टाइम कवर कर रही है, वो और वो वेलोसिटी रख रही है, तो फिर वो ग्राफ बना रही है इस तरह से। तो बस ख़त्म बात। और उसके बाद फिर हम लॉ ऑफ ट्रायंगल जो मैथमेटिक्स में समझे थे, अब उसको अप्लाई कर रहे हैं। मुझे अक्सर बच्चों ने कहा, सर, बच्चों ने तो नहीं कहा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप रटवाते हैं, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा कि ये जो लॉ ऑफ ट्रायंगल है, मैं इन्हें कैसे बताऊं ये बात कि ये कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो उसका जवाब ये रहा कि ये फिज़िक्स में है, फिज़िक्स में इसकी एक्सप्लेनेशन भी है और वहाँ पर इसका यूज़ भी है। तो जो भी कुछ मैथ में पढ़ते हो ना, वो एप्लीकेशन उसकी फ़िज़िक्स में मौजूद है। तो अगर कभी कुछ समझ ना आए तो ये सोचा करो कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ूंगा तो समझ लूँगा। तो ओ ए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वी पुट, ये लिख लो, वी पुट ओ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये बात याद रखना। बुक में शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा इसको समझने में आपको। अच्छा, एक और चीज़ याद रखो कि बी सी किसके बराबर है? वी के बराबर है। तो बी सी इक्वल टू वी, तो जल्दी से बी सी की जगह वी लिख दो, क्योंकि बी सी देखो ना, बी सी वी के बराबर है। और डी सी की जगह पे लिख दो, सॉरी, डी सी की जगह पे लिख दो ओ ए प्लस बी डी। अब बी डी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तबोदो करनी पड़ेगी। तबोदो यानी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ज़रा मेरी बात को सुनो, v इक्वल टू ए ओ किसके बराबर है? u के बराबर। ए ओ नहीं, ओ ए कह लो, ए ओ कह लो, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखा जाता है। सर d बताएं, d। आपकी बाकी बात तो समझ में आ गई। तो मैं ये कहता हूँ, मेरी बात को ज़रा सुनो, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज़ अ रेशो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। ये बात बोली जाती थी, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा समझने में, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल होगा। ज़रा लिखो इधर, एक्सेलरेशन इज द रेशो ऑफ, क्या बोला था मैंने? हाँ, वेलोसिटी एंड टाइम। भाई इंजॉय करो पढ़ने में, सीखो, इंजॉय करके पढ़ो, कोई बोरियत नहीं है। मैं नहीं हूँ जहाँ ये बेटा ऐसे होगा, ये कुछ नहीं, इंजॉय, समझो, बात समझो, सुनो, क्योंकि आप भी मेहनत से पढ़ रहे हो, मैं भी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। तो हमें इस मेहनत के साथ साथ थोड़ा बहुत फ़न भी लाना होगा, ताकि हम बोर ना हो, सीखें, हंसें। अच्छा, मैंने ये बात क्यों लिखी यहाँ पर? क्योंकि मुझे बी डी चाहिए। बी डी क्या है मेरे पास? बी डी मेरे पास है वर्टिकल। अब ज़रा इधर देखो, ये ए बी क्या है मेरे पास? ए बी मेरे पास है हाइपोटेनियस। ए बी मेरे पास है हाइपोटेनियस, है ना? लेकिन ए बी स्लोप बना रहा है। ए बी क्या कर रहा है? स्लोप बना रहा है। तो ए बी स्लोप बना रहा है, जब भी स्लोप बनेगा उसको कैसे निकाल सकते हो? स्लोप को आप निकाल सकते हो y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ये मुझे मेरे सर ने समझाया था, उनका नाम है सरम्मात। अब आप लोगों ने जानते होंगे, आई होप। और उनका एक जुमला बड़ा फेमस है कि कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, एलसीएम आ रहा है एलसीएम ले लो। तो बहुत ही अच्छे सर हैं, मैं तो अक्सर उन्हें अपनी दुआओं में याद रखता हूँ कि उनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। ये कॉन्सेप्ट मुझे सबसे ज़्यादा उन्होंने क्लियर किया था। तो ये है आपके पास एक स्लोप, ठीक है, ये आपके पास एक स्लोप है। स्लोप कैसे निकालते हो? अगर कोई चीज़ है जैसे कि ए बी का स्लोप निकालना है, तो क्या करो, y एक्सिस पे जो उसका कंपोनेंट है उसको x एक्सिस से डिवाइड करो, आपके पास स्लोप आ जाएगा। अब y एक्सिस पे क्या मौजूद है? ए बी की बात कर रहा हूँ, ओ ए नहीं देखना, ए बी। इसको मैं काम करता हूँ ना, ब्लैक लाइन से डॉटेड करता हूँ ज़रा, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो ज़रा। ये बात समझ में आ गई? समझ लो कॉन्सेप्ट आ गया सारा। ठीक, तो y एक्सिस क्या है आपके पास? बी डी का है, मैंने इसको यहाँ ई डी का है, यहाँ देखो, यहाँ क्या था, बी डी।
तो बी डी है मेरे पास, बी डी। अच्छा मैंने ये बात बोली थी ना, अभी रुक जाओ, अभी बताता हूँ इस बात को थोड़ा सा। ये डायरेक्ट बुक में लिख दी, लेकिन ये ना डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए था। अच्छा एक्स एक्सिस क्या है, ए डी, लेकिन मैं आपको बोलूँ हेयर ए डी इक्वल टू ओ सी, सही है। और ओ सी किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। नीचे दिख रहा है ना ओ सी इक्वल टू टाइम, तो यही तो होता है असल कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल। तो यहाँ लिख दिया मैंने टाइम। एक बात बताओ मुझे, बी डी क्या है, बी डी मेरे पास है वेलोसिटी। बी डी क्या है मेरे पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी है। बेशक वो वेलोसिटी आपको नहीं पता क्या है, प्राइम लिख रहा हूँ मैं इसे, लेकिन वो है तो वेलोसिटी ना। वेलोसिटी और टाइम का रेशियो क्या बनता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ए बी मेरे पास है एक्सेलरेशन। ये तो मुझे पहले ही पता था एक्सेलरेशन है, लेकिन मैं बता नहीं रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए। बी डी, टाइम को उधर ले जाओ, ए टी इक्वल टू बी डी। अच्छा अब इस बी डी को पुट कर दो कहाँ पर, इक्वेशन 2 में। लिखो पुट बी डी इन इक्वेशन 2 भाई साहब। इक्वेशन 2 को भाई साहब बोल रहा हूँ, कुछ बहन जी भी देख रही होंगी, मतलब कुछ बहनें भी देख रही होंगी, तो अक्सर मैं भाई साहब कहता हूँ। अगर मुझसे किसी ने बात की हो मेरे व्हाट्सएप पे या कभी मुझे कॉल की हो, तो उन्होंने एक चीज़ नोट की होगी, मैं बात करते वक्त एक चीज़ बोलता हूँ, भाई भाई भाई, ये लफ्ज़ मेरे ज़ुबान से बहुत ज़्यादा निकलता है। तो नहीं अरे भाई आप सही कह रहे हैं, आपकी बात ज़रूर मैं सुनूंगा भाई, ये मेरा लफ्ज़ बहुत निकलता है मेरे ज़ुबान से। चलो बी डी क्या है, ए टी, यही तो ड्राइव करना था भाई, जब भी तो थोड़ा टाइम ज़ाया कर रहा था मैं आपका ताकि मुझे पता था वो आ गया है ना। क्या ड्राइव करना था, ये ना। अच्छा अब अगर चाहो तो ये याद रखना, हमने वहाँ पर देख लिया था कि ये V जो है वो VF है और U जो है वो VI है और AT तो AT है। अब एग्जामिनर ना आपका टेस्ट ले सकता है पेपर के दौरान ही आपके कॉन्सेप्ट का। कैसे कि वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि V इक्वल टू U प्लस AT ड्राइव करो, वो आपको कह देंगे VF इज इक्वल टू VIT प्लस AT ड्राइव करो। अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो जो मैंने किया है बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया था कि VI VF के बराबर है। सॉरी ये शायद मुझसे बल्कि सही है, ये मैंने कुछ और समझाया था। हाँ VF V के बराबर है, VI U के बराबर है, यहाँ मैंने कह दिया था। एग्जामिनर ये चीज़ देखेगा, नंबर पूरे दे देगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये छोटी सी बात नहीं लिखी, ये वाली बात नहीं लिखी, वो आपको यहाँ पर 0 नंबर दे सकते हैं 5 में से। क्यों, क्योंकि आपने रटा और रट कर आगे यहाँ पे लिख डाला। क्या लिख डाला, उन्होंने आपको कभी भी नहीं कहा कि V इक्वल टू U प्लस AT ड्राइव करो, उन्होंने कहा था VF इज इक्वल टू VIT प्लस AT ड्राइव करो। तो फिर यहाँ पर आपने इसे V क्यों लिखा, इसे तो आपको VF लिखना चाहिए था। यहाँ पर आपने इसे U क्यों लिखा, इसे तो आपने UI लिखना चाहिए था। तो ये बात ज़रूर याद रखना कि अगर आप V प्लस U प्लस AT ड्राइव कर रहे हो तो इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हो, लेकिन अगर VF प्लस VI प्लस AT ड्राइव कर रहे हो तो ये मार्किंग गलत होगी। फिर आपको इसे VF बनाना पड़ेगा, इसे VI बनाना पड़ेगा। बस इतना सा फ़र्क समझो। साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। आज का हमारा यहीं पर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। आपको मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। देखो मेरी एक बात सुनो ज़रा, ये जो इतनी मेहनत मैं यहाँ पर करता हूँ ना, इस मेहनत के लिए जो पैसे आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रुप से आ रहे होते हैं। मैं ये बात नहीं बोलूँगा यूट्यूब से कम आती है इनकम, लेकिन आती है, कम आती है लेकिन आती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इतनी कम आती है कि फ़ीस सबकी नहीं दी जा सकती उससे। तो ग्रुप सिस्टम ही इस कोचिंग को चलाता है। तो ग्रुप में ऐड हो गए तो इस सिस्टम को चलाने में ऐड हो गए आप लोग। तो अगर ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ज़रूर हो जाओ। ग्रुप की फ़ीस आपके पास 2000 है सालाना। थोड़ी सी फ़ीस बढ़ाई है, उसकी वजह आपको पता है महंगाई वगैरह। मैंने AC लगवाना था अपने स्टूडियो में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बिल ने ये कहा कि AC वहाँ पे चलेगा, झटके यहाँ पे लगेंगे, तो इसलिए मैंने कहा रहने दो भाई, अभी थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कर लो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं आया हो तो पूछना, ज़रूर बताऊँगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में बहुत बहुत